जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए एक ऐसी क्लास का आगाज हो चुका है जिस क्लास में साथियों पूरी जीके का खात्मा होगा। तो आज साथियों इस वीडियो में अगर आपने एंट्री की है तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर पक्का हो जाएगा अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं, कंप्लीटली तौर पर देख लेते हैं। क्योंकि साथियों मैंने यहाँ पर एकदम टॉप लेवल का कंटेंट रखा है, क्योंकि जीडी आपका एग्जाम है और पास करना आपको हर हालत में साथियों कंपलसरी है। मैं नहीं सुनना चाहता कि भाई 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया या आधे के आधे नंबर से रह गया। अगर इस बार आपने ठान लिया है तो वर्दी आपको मिलना चाहिए, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा अगर आप इस एग्जाम फतेह चैनल से साथियों जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपको साथियों ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक बार में सिलेक्शन कैसे होता है ये आप देखेंगे साथियों एग्जाम फतेह चैनल के माध्यम से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरी जीके के। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शास्त्रीय नृत्य है कचुपुड़ी, तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मैं कहूंगा साथियों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यानी कि कचीपुड़ी साथियों कहां पर किया जाता है नृत्य? मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर यहां से इस टॉपिक से और भी सवाल पूछता है। वो कौन कौन से सवाल पूछता है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कहां किया जाता है, तो तमिलनाडु का नृत्य है ये। उत्तर प्रदेश में एक नृत्य किया जाता है साथियों कथक। और कचीपुड़ी कहां का है? अभी मैंने आपको बताया साथियों आंध्र प्रदेश का है। ओडिशा में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है ओडिसी। और कथकली कहां पर किया जाता है साथियों? केरल में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का यानी कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य की अगर बात करें, कौटिल्य को ही साथियों भारतीय मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, जब साथियों सैन्य विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय साथियों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों उस समय तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब लॉर्ड कैनिंग की बात आई है तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय जो थे, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय या और मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इनकी विश्व स्थापना करवाई थी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। यानी कि किसने सांची के स्तूप का निर्माण किया था? अगर बात करते हैं सांची का स्तूप, ये आपके सामने है। मैं कहूंगा अशोक के द्वारा साथियों सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं सी के साथ जाएगा। और ये सांची का स्तूप कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों आपके एग्जाम में जीएसटी से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी जीएसटी से संबंधित सवाल बनेंगे सब कुछ कंप्लीट है। देखिए, यानी कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? तो मैं कहूंगा साथियों जीएसटी को 101 में संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया। पहला सवाल। दूसरा सवाल साथियों बनेगा कि जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में संसद में जो पेश किया गया वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो पी चिदंबरम के द्वारा पेश किया गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों फ्रांस था। और जीएसटी के अंतर्गत साथियों जो टैक्स स्लैब है ना वो 0% है, वो 10% नहीं है, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। यानी कि किसी चीज पर बिल्कुल जीएसटी नहीं लगती है, किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18%, किसी पर 28%, ठीक है ना। और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये क्या है? ये जीएसटी का आदर्श वाक्य है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, यही तो जीएसटी का आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखिए वस्तु और सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों परमाणु शब्द का प्रतिपादन तो डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था साथियों? डेमोक्रिटस ने किया था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों जे थॉमसन ने की थी। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी साथियों? तो ई रदरफोर्ड ने की थी। और परमाणु सिद्धांत के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो जॉन डाल्टन कहलाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपके एग्जाम में साथियों पूछी जाती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा तो साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, देखिए माही नदी जो है ना, ये
भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार साथियों काटती है? 2 बार काटती है, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश और गांधीनगर ये भी कर्क रेखा के काफी करीब है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि सुल्तान अजलान शाह कप, कौन सा कप साथियों? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल में दिया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों ये तो हॉकी के खेल में दिया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हो साथियों अमेरिकी कप जो दिया जाता है ना वो नौका दौड़ में दिया जाता है। जो एशेज कप है ना, द एशेज कप, ये टेस्ट क्रिकेट में दिया जाता है। और कोलंबो कप जो है ना साथियों ये फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए भाई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो कम से कम इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई, इन तीनों खेलों में एक एक टीम में 11-11 खिलाड़ी ही होते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन के खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं तो एकल में 1 खिलाड़ी, अगर युगल है तो 2-2 खिलाड़ी होंगे साथियों। बेसबॉल की बात करें तो 9 खिलाड़ी होंगे, बास्केटबॉल की बात करें तो 5-5 खिलाड़ी होंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधारणा साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा इसकी अवधारणा रूस देश के संविधान से ली गई है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके अलावा ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया गया है? तो कानून के नियम और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों। अगर आपने अभी तक, क्या साथियों आप देखिए, आप एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपने साथियों अपने इस एग्जाम फतेह चैनल को अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो ये समझ लीजिए ये बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत गंदी बात है। क्योंकि जब आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है एक लाइक का बटन दबाने से, और मेरा मानना है कि अगर आप 1 लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन ऊपर जाके आसमान में पहुंच जाता है। और यह समझ लीजिए अगली वीडियो मैं आपके लिए और जान लगा के बनाता हूं और अच्छे तरीके से बनाता हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं कि जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले और आपको बहुत अधिक मेहनत ना करना पड़े, यानी कि स्मार्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। खैर अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो इन्होंने जो सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने वो साथियों 1918 में किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें, देखिए आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। हुआ कब था? तो 1918 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। हुआ कब था? तो 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में, और इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। यानी कि ये चारों आंदोलन महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में साथियों शुरू किए गए थे। बस इतनी सी बात आप लोग क्या रखेंगे, इतनी सी बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा साथियों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लुइस दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा भारत पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को साथियों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि राजा अजातशत्रु ये किस वंश के शासक थे? तो ये तो साथियों हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे साथियों? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ये हर्यक वंश के शासक थे। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय का मुख्यालय कहां पर है साथियों? द हेग में है। और द हेग कहां पर है साथियों? द हेग जो है ना वो नीदरलैंड में। कहां है द हेग? नीदरलैंड में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों 25 जनवरी को साथियों क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर। आप लोग ध्यान रखें, गैल्वेनोमीटर की जब हम बात करते हैं साथियों तो इसकी सहायता से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, यानी कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर ही होता है। अब उसके अलावा साथियों कुछ और अगर यंत्र की बात करें कि क्या कौन यंत्र क्या काम करता है, जैसे अल्टीमीटर का क्या काम होता है कि किसी वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? अल्टीमीटर का। ट्यूब टेस्टर की जब हम बात करते हैं साथियों तो वैक्यूम ट्यूबों की विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्यूब टेस्टर का। फेदोमीटर की जब हम बात करते हैं साथियों पानी की अगर गहराई को मापना हो तो फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? देखिए साथियों और मुझे बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा। देखिए बेतवा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर साथियों? माता टीला बांध की अगर बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर बना है? ये साथियों बेतवा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? मुझे बताइए। तो जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, क्या लाहौर का साथियों जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मोहिनी अट्टम देखिए किसी के नृत्य के अंत में अगर अट्टम आ जाए तो वो कहाँ का नृत्य होगा? वो हमेशा साथियों केरल का नृत्य होगा। अब इसकी बात करें कि कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। कचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो कितना साथियों पलायन वेग है आपको मालूम होना चाहिए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड 11.2 किलोमीटर यानी कि 11 किलोमीटर ऊपर जाता है एक सेकंड में तो वो वस्तु नीचे वापस लौट के नहीं आएगी और वही साथियों पलायन वेग कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है साथियों, उसके बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो 10 डिग्री चैनल होता है, कौन सा चैनल साथियों? 10 डिग्री चैनल जो होता है ये साथियों जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसके अलावा साथियों 10 डिग्री आपको मालूम पड़ गया, आपको 8 डिग्री चैनल मालूम होना चाहिए और 9 डिग्री चैनल भी मालूम होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल जो है साथियों ये मिनिकाय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप समूह से, लक्षद्वीप द्वीप समूह से मिनिकाय द्वीप को अलग करता है। तो ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो साथियों ये कहां से लिए गए हैं? ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। उसके अलावा रूसी संविधान से क्या क्या अपनाई गई है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये साथियों अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह इनमें से कौन सा था? तो इसका नाम क्या था साथियों? इसका नाम रुक्मणी था। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों किसके लिए जाना जाता है? देखिए मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों ब्लैक पैगोडा, यानी कि देखिए इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको ब्लैक पैगोडा के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूं के मकबरे की अगर बात करें आपके सामने है, ये किसके द्वारा साथियों बनाया गया? तो हुमायूं के मकबरा साथियों ये हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? हमीदा बेगम के द्वारा ही हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? तो किसमें साथियों शामिल है? क्या आपका जवाब होगा? देखिए पहला भाग की अगर बात करें, भाग 5 की यहां पर भाग की गई है, लेकिन पहले की अगर बात करते हैं ना तो
पहले वाले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, संविधान के भाग 1 में। लेकिन अनुच्छेद की अगर बात करें, भाग 1 में कौन से अनुच्छेद का जिक्र किया गया? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जिक्र किया गया है। भाग 2 में साथियों नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 का में अनुच्छेद में 51A में है। लेकिन अगर भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में साथियों संघ की कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल का उत्सव है। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों नोंगक्रेम उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो नोंगक्रेम उत्सव ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि चारकुट उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो मिजोरम में। सनबर्न उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो केरल में। और हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में। ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा पत्रिका जो है वो कौन सी है साथियों? वो यंग इंडिया है। क्या वो कौन सी है साथियों? वो यंग इंडिया है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर हम लोग देखिए अगर बात करें साथियों द टाइम्स, ये किसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो हेनरी लुसे के द्वारा। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हेनरी लुसे के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है ना, ये लुझे आ गया साथियों, लुसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो हेनरी लुसे के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो द टाइम्स है। ये तो मैंने आपको बता दिया महात्मा गांधी जी के द्वारा है। इंडिया मिरर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये मनमोहन घोष के द्वारा। क्या मनमोहन घोष के द्वारा। इसका दो लोगों ने साथियों, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, एक तो मनमोहन घोष का और एक साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर का। क्या देवेंद्र नाथ टैगोर, दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि साथियों प्रकाशित पत्रिका के द्वारा, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और स्वतंत्र यहाँ पर केसरी है, इसका पूरा नाम स्वतंत्र केसरी है, जो साथियों एक तरीके से किसके द्वारा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को ही साथियों मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। साथियों ये हॉकी के खिलाड़ी थे। इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि साथियों इन्हें हॉकी का खिलाड़ी बनना था और इनके पास वो कुछ साधन मौजूद नहीं थे। तो साथियों इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की साथियों, ठीक है, हॉकी के खेल में। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तो सबसे बड़ी तटरेखा अगर आपसे पूछा जाता कौन से देश की सबसे ज्यादा तटरेखा रखती है साथियों भारत के साथ, तो आप क्या बताते? तो आप बताते साथियों बांग्लादेश। क्या आप बताते? आप बताते साथियों बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर राज्य की बात की गई है, तो राज्य की बात की गई है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखिए यहाँ पर साथियों आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है साथियों कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? क्या भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर साथियों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या सवाल हैं आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा जो है ना वो आंध्र प्रदेश की ही भी है, आंध्र प्रदेश की है। ये भी आपको क्या रखना है साथियों, आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए उसके अलावा अगर बात करते हैं मरीना बीच कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मरीना बीच की अगर हम बात करते हैं, किसकी? मरीना बीच कहां पर है? तो ये साथियों तमिलनाडु में मरीना बीच है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन की, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये एक एक सवाल इसमें से साथियों आपसे पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को कंप्लीटली तौर पर देखेंगे। देखिए, भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो कौन सा है? वो साथियों भारत रत्न है। भारत रत्न इसको पेश कब किया गया? तो साथियों 2 जनवरी 1954 को इसको पेश किया गया। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता, यानी कि सबसे पहले किसको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, एस राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, ठीक है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मैंने आपको बताया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इनको 1954 में दिया गया था, सीवी रमन इनका नाम था। क्या? सीवी रमन इनका नाम था, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्रधानमंत्री साथियों, एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, 1955 में दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनको कब दिया गया था? तो 1966 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे, 1990 में इनको दिया गया था। ये भी आप लोग यहां पर क्या रखेंगे साथियों? आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस विटामिन, क्या कहा जा रहा है साथियों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो साथियों इनको भी देख लेते हैं, और यहां से आपके कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हम लोग यहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको साथियों देख ले, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो मैं कहूंगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब यहां पर देखिए, आपके सामने विटामिन के नाम है, आपके सामने उनके रासायनिक नाम है, क्योंकि पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। यह भी पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, किसकी साथियों? विटामिन ई के रासायनिक नाम की अगर बात करें तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए की कमी अगर किसी शरीर में हो जाती है तो रतौंधी नामक साथियों रोग उसको हो सकता है। क्या? रतौंधी नामक उसको रोग हो सकता है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। विटामिन बी की अगर बात करते हैं, विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है साथियों? थायमिन नाम है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। जैसे आपने अभी यहां पर देखा था, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी से। ऐसे ये इनमें से भी साथियों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल। क्या साथियों? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो सकता है। उसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है साथियों? फिलोक्विनोन है। और इसकी अगर बात करते हैं साथियों, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। विटामिन बी2 की बात करें तो साथियों रिबोफ्लाविन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और त्वचा फटने लगती है साथियों, क्या? विटामिन बी2 की कमी से। ये आप सभी लोगों को यहां पर क्या रखना है? आप सभी लोगों को साथियों यहां पर याद रखना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि इनमें से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछी जा रही है साथियों। ओम जो है ना, ओम, ये विद्युत प्रतिरोध की ही इकाई है। तो इस प्रकार साथियों आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन देखे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके, क्या एक बार कमेंट करके साथियों आप लोग जरूर बताएंगे। और देखिए एसएससी जीडी की अगर बात करें, आपने हमारी अगर पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दी उन सभी क्लासेस की, यानी कि एसएससी जीडी प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसके सामने जो होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी पिछले लगभग 10 दिन की सारी एसएससी जीडी की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उनको एक एक करके देख लीजिएगा, एक एक करके, क्योंकि उसमें हर एक वीडियो में साथियों क्या है? हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है। ऐसी दूसरी वीडियो में हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है और मैथ है, यानी कि 80 प्रश्नों की भी साथियों क्लासेस हैं। तो मेरा मानना है उन सभी वीडियोस को देखिएगा, चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत अगर समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।
चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना एक और चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन, क्या मैं उसके बारे में बता देता हूं साथियों। टारगेट सिलेक्शन पर प्रॉपर आपकी क्लासेस चलती हैं मॉडल पेपर की, पूरे मॉडल पेपर, जैसे कि ये तो उसको भी साथियों आप लोग जरूर क्या कर लेंगे, आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।